डेट है आज 28 मार्च 2023। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है वाटर एंड हेरिटेज शील्ड अवार्ड। ये एक पुरस्कार है, अवार्ड किसको दिया गया, कौन देता है, इसके बारे में जानना है। सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एक साइट है, जगह है जिसका नाम है सिपापू। ये कहाँ पे लोकेटेड है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, यानी कि यूएस। वहाँ पे अरिजोना नाम की जगह है, वहाँ पे लोकेटेड है ये सिपापू नाम की जगह। इसको दिया गया है वाटर एंड हेरिटेज शील्ड अवार्ड। ये देखो, होपी जो कम्युनिटी रहती है वहाँ पे अमेरिका में, होपी एक समुदाय है, ये समझ लो एक कम्युनिटी है जो नेटिव है, अमेरिका की मूल निवासी है ये होपी कम्युनिटी। इसके लिए बहुत ही पवित्र स्थल माना जाता है सिपापू, बहुत ही सेक्रेड है, यानी कि पवित्र स्थल है। इसको ये अवार्ड दिया गया है स्पापू लोकेशन को, जो स्पापू जगह है। वाटर एंड हेरिटेज शील्ड अवार्ड कौन देता है इसको? ये प्रोवाइड करता है इंटरनेशनल कमेटी ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स। ये प्रोवाइड करती है इंटरनेशनल कमेटी ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, या इंटरनेशनल साइंस कमेटी बोल सकते हो। जो ये कमेटी है मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स की कमेटी, ये क्या है इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले ये साइट देख लो आप। ये साइट है, यहाँ पे देखो कुछ रॉक बनी हुई हैं, यहाँ पे झरने भी हैं और नदी है लिटिल कोलोराडो। नदी का नाम है, रिवर का नाम है कोलोराडो। ये नदी बह रही है, यहाँ पे झरने भी हैं, इसमें नहीं दिखाई दे रहे हैं, वैसे यहाँ पे झरना है, स्प्रिंग है। पर्पज क्या है इस शील्ड का देने का, जो ये अवार्ड दिया गया है किस उद्देश्य से दिया जाता है? ये इसलिए दिया जाता है ताकि पब्लिक को अवेयर किया जा सके, लोगों को जागरूक किया जा सके कि भाई साहब जो ये स्थल है, साइट है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और कुछ लोगों के लिए ये सैक्रेड साइट्स भी है, वहाँ के इंडिजिनस लोगों के लिए, जो वहाँ के मूल निवासी हैं उनके लिए पवित्र स्थल है। पूरे वर्ल्ड वाइड लोगों को जागरूक किया जाता है इसके बारे में, ताकि इसको कोई नुकसान ना पहुँचाए, यहाँ पे इस एरिया को कोई पॉल्यूटेड ना करे और इसको प्रिजर्व करके प्रोटेक्ट करके रखा जा सके। तो एक तरह से लोगों को ध्यान दिया जाता है कि राइट टू कल्चरल और हिस्टोरिकल मेमोरी है जो, उसको रिवाइव किया जाता है इसके थ्रू। जो सिपापू जगह है, एक रॉकी डोम बना हुआ है यहाँ पे, जो लाइमस्टोन से बना हुआ है। लाइमस्टोन एक पत्थर की ही कैटेगरी होती है, पत्थर की, स्टोन की। तो लाइमस्टोन रॉकी डोम बना हुआ है यहाँ पे, चट्टानों का इस तरह से डोम बना हुआ है स्पापू जगह पे। और यहाँ पे स्प्रिंग, झरने हैं और लिटिल कोलोराडो रिवर बहती है। ये लिटिल कोलोराडो रिवर, कोलोराडो रिवर है जो, उसकी ट्राइब्यूटरी है। ट्राइब्यूटरी का मतलब है सहायक नदी, यानी कि लिटिल कोलोराडो छोटी नदी है, ये कोलोराडो जो बड़ी नदी है इसमें जाके मिल जाती है। लिटिल कोलोराडो मेन जो रिवर है उसको ज्वाइन करती है ग्रैंड कैनियन पे। ये ग्रैंड कैनियन है यूएस में, अमेरिका में, वहाँ पे ज्वाइन करती है ये नदी कोलोराडो को। और ग्रैंड कैनियन है जो, कैनियन क्या होता है देखो, जो डीप वैली होती है ना, डीप और नैरो वैली, उसी को बोलते हैं। वैली आप जानते हो, घाटी, डीप और नैरो वैली। और स्टीप, स्टीप होनी चाहिए, जैसे मान लो ये स्टीप हो गई और ये जेंटल हो गई। जेंटल थोड़ी सी कम ढलान, और स्टीप का मतलब हो गया कि एकदम ज़्यादा ढलान, स्टीप। ये देखो इस तरह से वैली हो गई ये कैनियन। ये इसे आई सेफ वैली भी बोल देते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली बिल्कुल सीधे स्ट्रेट टाइप में होती है वैली जो बनी होती है। तो ये ग्रैंड कैनियन जो है यहाँ पे, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। यूनेस्को आप जानते हो क्या है? यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस देती है। इसके अंदर ये कमेटी है, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। वो देखो आइडेंटिफाई करती रहती है साइट्स को, कि वर्ल्ड वाइड जो ऐसे स्थल हैं जिनकी कुछ इंपॉर्टेंस है, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है या यूनिक स्पेसिफिक क्वालिटी है किसी की, तो उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दे दिया जाता है, विश्व विरासत स्थल का। हमारे इंडिया में भी बहुत सारी साइटें, कई बार हमने डिस्कस किया है। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला हुआ ग्रैंड कैनियन को। और जो यहाँ पे जो ये रॉकी एरियाज है, रॉकी डोम बना हुआ है सिपापू, यहाँ पे देखो होपी के एंसेस्टर रहा करते थे, यहीं से निकले थे ऐसा माना जाता है। जो ग्रैंड कैनियन एरिया है, यहीं से होपी जो कम्युनिटी है रहा करते थे 12th सेंचुरी में, 1250 कॉमन इरा में, 1250 सी में रहा करते थे, लगभग आज से 850 साल पहले। जो लिटिल कोलोराडो है, ये देखो जहाँ पे कन्फ्लुएंस करती है, यानी कि जहाँ लिटिल कोलोराडो और कोलोराडो रिवर मिलती हैं, वो एरिया होपी कम्युनिटी के लिए बहुत पवित्र माना जाता है।
और सिर्फ यहाँ पे होपी कम्युनिटी के लिए नहीं, और भी कई कम्युनिटी हैं जो यहाँ पे रहती हैं और वो अमेरिका की मूल निवासी हैं, नेटिव अमेरिकन ग्रुप हैं। जैसे देखो नवाजो, जूनी। अब देखो आपको ये याद रखना है, जो ये कम्युनिटी है नवाजो, जूनी और होपी, मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पे है, अमेरिका में, कनाडा में, कहाँ पे। तो ये आपको याद रखना है, होपी, जूनी और नवाजो ये नेटिव कम्युनिटी है अमेरिका की, ये याद रखना है। इसमें होपी है जो स्पापो है, इसको बहुत ही अच्छा प्लेस मानती है और ऐसा मानती है कि इनके एंसेस्टर पूर्वज यहीं से निकले थे और पूरे वर्ल्ड वाइड यहाँ से चले गए फिर पूरे और भी जगह। तो सिर्फ ये अभी अमेरिका में नहीं पाए जाते हैं, और भी जगह पाए जाते हैं। अब समझ लेते हैं जो इंटरनेशनल कमेटी ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स है, ये क्या है। ये ग्लोबल एनजीओ है। एनजीओ मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संस्था, जो यूनेस्को से एसोसिएटेड है। यूनेस्को के साथ मिलके जो ऐसी वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती हैं, इनको आइडेंटिफाई कराने में, नॉमिनेशन कराने में ये सहायता करती है यूनेस्को की। और जो भी ऐसी साइट्स होती हैं जो इम्पोर्टेंट है या मोनूमेंट्स है, मोनूमेंट्स मतलब स्मारक, कोई बिल्डिंग बनी हुई है या बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस है, उनके कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन को प्रमोशन करती है ये एडवाइजरी बॉडी है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के लिए भी। और वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी देखो नॉमिनेशन करती है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का, और ये भी सहायता करती है रिव्यू करने में। जो इंटरनेशनल, जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल कमेटी ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, ये भी सहायता करती है रिव्यू करने में। जब वर्ल्ड हेरिटेज साइट को कोई भी, मान लो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है किसी भी देश में और वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी उसको नॉमिनेट कर देगी, नामांकित कर देगी, तो फिर इसका रिव्यू करती है ये इंटरनेशनल कमेटी ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, और इसको एडवाइजरी बॉडी की तरह भी काम में लेता है ये वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। तो यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन है, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन हुई थी जिसमें वर्ल्ड हेरिटेज साइट का ये आया कंसेप्ट निकल के कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को बचाया जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो इसके अंदर ही इसको इम्प्लीमेंट करने का काम करती हैं दोनों मिलके, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी यूनेस्को की और इंटरनेशनल कमेटी ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, ये एनजीओ है। तो मेनली ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो होती हैं इनको प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। और देखो साथ में वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिनकी एडवाइजरी बॉडी की तरह काम करती है ये इंटरनेशनल कमेटी ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट। किसके लिए काम करती है, जैसे देखो इकोमोस है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स। एक IUCN आप जानते हो, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। एक ICC रोम है, ये इंटरनेशनल सेंटर है फॉर द रिस्टोरेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द साइट्स, मॉन्यूमेंट साइट्स के लिए काम करता है ये। और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर, इनके लिए एडवाइजरी बॉडी की तरह काम करता है ये इंटरनेशनल कमेटी ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स। तो NGO है, बस इतना याद रखना है आपको। होपी ट्राइबल जो पीपल है, यहाँ के जो मूल निवासी हैं नेटिव, ये अमेरिका के, इनके बारे में हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये प्रीलिम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, GS पेपर 3 के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखो आप सबको पता है प्लास्टिक एक प्रॉब्लम बन चुका है, और सिंगल यूज प्लास्टिक तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि पॉल्यूशन फैलाता है, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है। तो इससे निपटने के लिए UK की एक कंपनी है, UK बेस्ड स्टार्टअप है, कंपनी है, UK मतलब यूनाइटेड किंगडम की बात कर रहे हैं हम। इसने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की है कि प्लास्टिक को ये डिग्रेड कर देगा, और बायोडिग्रेड, यानी कि इससे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं होगा। जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसमें प्लास्टिक की जो स्टेट है, जैसे प्लास्टिक है उसको अल्टर किया जाता है और इसको ना एक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिससे फिर माइक्रोब जो होते हैं, माइक्रोब जो मान लो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं माइक्रोब्स, वो इसको खा जाते हैं प्लास्टिक को, और बाद में कुछ भी नहीं छोड़ते, माइक्रो प्लास्टिक भी पीछे नहीं छोड़ते। और जो ये वेस्ट छोड़ते हैं उसमें कुछ ऐसे पदार्थ निकलते हैं जैसे वाटर निकलता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, बायोमास, जो इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते, यानी कि फुली इन्वायरमेंट में बायोडिग्रेडेड हो जाते हैं, ये डिस्पोज हो जाते हैं, प्लास्टिक को डिस्पोज कर सकते हैं माइक्रोब का यूज करके, इस टेक्नोलॉजी के जरिए। माइक्रोब मतलब छोटे जीव समझ लो, कोई भी बैक्टीरिया की तरह, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, कुछ भी हो सकता है। तो प्रोसेस क्या है, क्या क्या किया जाता है इसमें, देखो प्री प्रोग्राम्ड टाइम में ये टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। इसमें पहले तो इस जो प्लास्टिक है उसको बायो अवेलेबल वैक्स में कन्वर्ट किया जाता है। वैक्स का मतलब होता है एक तरह से मोम की तरह कन्वर्ट कर दिया जाता है। मोम मतलब जिससे मोमबत्ती बनती है,
मोमबत्ती कैंडल की बात कर रहे हैं हम, कैंडल, तो जो वैक्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है इसे, और ये वैक्स को फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब, कोई भी बैक्टीरिया, फंगस या पैरासाइट कुछ भी हो सकता है, वो फिर इसको कंज्यूम कर लेते हैं, खा जाते हैं इस प्लास्टिक को, और फिर इसे वाटर, CO2 और बायोमास में कन्वर्ट कर देते हैं। इसकी वजह से जो प्लास्टिक है उससे कुछ नुकसान नहीं हो पाता है, तो वैक्स लाइक मटेरियल में कन्वर्ट कर दिया जाता है इस प्लास्टिक को। जो प्लास्टिक का स्ट्रक्चर होता है ना, क्रिस्टलाइन और अमोर्फस का, उसको वैक्स स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और वैक्स लाइक जो मटेरियल होते हैं ये इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल नहीं होते, हानिकारक नहीं होते। तो इस तरह से इस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है प्लास्टिक को बायोडिग्रेडेबल बनाने में, तो यही याद रखना है इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है द डॉक्ट्रिन ऑफ गिल्ट बाय एसोसिएशन। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और GS पेपर 2 के लिए भी। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में एक अपना जजमेंट दिया था, 2011 में। उसमें कहा था कि अगर कोई आदमी किसी बैंड ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड है, सिंपल भाषा में समझते हैं, अगर कोई पर्सन है वो किसी ऐसे ग्रुप से या समूह से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से उसमें इन्वॉल्व है, उसमें मेंबरशिप ली हुई है, मान लो ये ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो कॉप नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या है, कुछ इलीगल एक्टिविटी करती है इंडिया में, और इसको गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है, प्रतिबंध लगा रखा है, और कोई पर्सन इसका मेंबर है, इसका सदस्य है, तो सिर्फ इसका सदस्य होने से वो आदमी क्रिमिनल नहीं बन जाता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अपने 2011 के जजमेंट में। कि क्या है कि सिर्फ मेंबरशिप होने से ही किसी बैंड ऑर्गेनाइजेशन का कोई प्रतिबंध लगा रखा है ऑर्गेनाइजेशन पर, और वो इलीगल एक्टिविटी करती है और कोई उसका मेंबर है, सिर्फ मेंबर होने से ऐसा नहीं हो जाता कि वो क्राइम करता है, अपराध करता है। ये 2011 में बोला था, लेकिन अपने जजमेंट का ही अभी इसको ओवर रूल्ड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब क्या कहा है, अब कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि देखो, कोई भी आदमी है, कोई पर्सन है, और वो बैंड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, तो सिर्फ वो मेंबर होगा, सदस्य होगा, तो भी वो क्राइम में आएगा, अपराध में आएगा, और अपराधी माना जाएगा यूआपा एक्ट के अंदर, यूआपा एक्ट के अंदर। और यूआपा एक्ट क्या है, देखो शॉर्टकट में ब्रीफली डिस्कस करेंगे हम यूआपा एक्ट को। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ये 1967 में बनाया हुआ था। पूरा डिटेल में जानना तो पॉलिटी की प्लेलिस्ट में इसका लेक्चर मिल जाएगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस में तो क्वेश्चन आता ही है। इसको आप, इसकी जो प्रोविजन है वहाँ पे लिख सकते हो, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी में आता है ये। तो यूआपा एक्ट बनाया था 1967 में टेररिज्म जैसी एक्टिविटीज़ से, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ से निपटने के लिए। तो इसके अंदर वो आदमी क्रिमिनल माना जाएगा और वो क्राइम माना जाएगा अगर कोई बैंड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, सदस्य है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो इसको लागू करके ये डॉक्ट्रिन, जो सिद्धांत है गिल्ट बाय एसोसिएशन, इसको रिस्टोर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। गिल्ट बाय एसोसिएशन का मतलब किसी समूह का दोषी, किसी समूह के द्वारा दोषी ठहरा दिया गया इस डॉक्ट्रिन के द्वारा, इस सिद्धांत के द्वारा। यानी कि अगर सिर्फ वो कुछ नहीं करता है और उसने मेंबरशिप ले रखी है किसी बैंड ऑर्गेनाइजेशन की, बैंड एसोसिएशन की, तब भी वो क्राइम में इन्वॉल्व माना जाएगा और उसे सजा हो सकती है। इसका मतलब ये हो गया, यानी कि गिल्टी बाय एसोसिएशन। गिल्टी का मतलब दोषी, गिल्ट मतलब दोष, तो गिल्टी हो जाएगा एसोसिएशन का अगर कोई उस एसोसिएशन में इन्वॉल्व है, तो ऐसा माना जाएगा कि उसने भी क्राइम किया है। तो ये आपको याद रखना है इसमें। और जो यूआपा एक्ट है 1967 का, इसके सेक्शन 3 में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, एसोसिएशन को अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर कर सकती है और किसी भी पर्सन को डिक्लेयर कर सकती है 2019 के अमेंडमेंट के बाद। 2019 में देखो इस एक्ट में अमेंडमेंट कर दिया था। पहले सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया जा सकता था, किसी इंडिविजुअल को टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं किया जा सकता था। लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, वो किसी इंडिविजुअल आदमी को, एक आदमी को भी आतंकवादी, टेररिस्ट घोषित कर सकती है 2019 के अमेंडमेंट के बाद। उस लेक्चर में यूआपा एक्ट का जो लेक्चर बना हुआ है पॉलिटी के प्लेलिस्ट में, वहाँ पे डिटेल में हमने डिस्कस किया है इसको। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी अफर्म किया है कि जो यूआपा का सेक्शन 10 क्लाउज ए सब क्लाउज आई है, ये देखो 2 साल की सजा दे सकता है अगर कोई सिर्फ किसी का मेंबर है ऑर्गेनाइजेशन का, और भले ही वो क्राइम ना करता हो, लेकिन ऐसी बैंड ऑर्गेनाइजेशन का वो मेंबर है तो उसको 2 साल की सजा हो सकती है। जो यूआपा है देखो, ये
1967 में बनाया था, टेररिज्म और अनलॉफुल एक्टिविटी के विरोध में बनाया गया था ताकि इनसे निपटा जा सके। और अनलॉफुल एक्टिविटी का मतलब क्या है, ऐसी कोई भी एक्शन, कोई भी कार्य, कोई भी मतलब एक्शन हो गया जो हमारी इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेंटी, संप्रभुता को नुकसान पहुंचाता है, वो एक्टिविटी अनलॉफुल एक्टिविटी समझी जाएगी, यानी कि कानून के विरुद्ध एक्टिविटी समझी जाएगी और इसमें सजा हो सकती है, किसी भी पर्सन को, ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया जा सकता है। लेकिन इसमें ना क्लियरली डिफाइन नहीं किया हुआ है, तो इससे क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पावर मिल जाती है, किसी भी आदमी को वो परेशान भी कर सकती है, पॉलिटिकल मतलब उसमें इन्वॉल्व हो सकती है। तो ये आप वहाँ पे उस लेक्चर में देखना, पूरा डिटेल में एनालिसिस की गई है। थोड़ा मेजर फीचर जान लेते हैं इस एक्ट के। सेंट्रल गवर्नमेंट को एब्सोल्यूट पावर दी गई है, इंडियन या फॉरेन नेशनल किसी को भी डिक्लेयर किया जा सकता है इसके तहत, और किसी को भी सजा दी जा सकती है, चाहे हमारे इंडिया का आदमी है, भले ही विदेशी आदमी हमारे इंडिया में रह रहा है, भले ही इंडिया का आदमी है और इंडिया से बाहर रह रहा है। और हाईएस्ट पनिशमेंट क्या है, डेथ पेनल्टी दी जा सकती है, मृत्यु की सजा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास दिया जा सकता है। 2019 के अमेंडमेंट के बाद किसी इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट डिक्लेयर किया जा सकता है सर्टेन ग्राउंड पे। और देखो जो निया, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, इसके जो डायरेक्टर जनरल है, इनको पावर दी हुई है कि वो उसकी प्रॉपर्टी, किसी ऑर्गेनाइजेशन के इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी सीज कर सकते हैं, जब्त कर सकती हैं। और इसमें देखो निया के जो इंस्पेक्टर होते हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है, इसके इंस्पेक्टर लेवल्स के जो अधिकारी हैं उनको पावर होती है, जो स्टेट में पुलिस डीएसपी लेवल के अधिकारी को पावर होती है ना, इतनी पावर इंस्पेक्टर को पावर होती है निया के, वो सर्च कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं टेररिज्म से रिलेटेड केसेस को। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है क्रिस्प, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ। देखो रबर बोर्ड है जो, उसने ये लॉन्च किया, एक एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन, जैसे आपकी व्हाट्सअप यूट्यूब की एप्लीकेशन है, ऐसे एक एप्लीकेशन है क्रिप्स नाम की। ये क्या है, जो रबर कल्टीवेशन के लिए जो ग्रोअर है, जो किसान है, जो रबर की खेती करते हैं, उनके लिए ऑनलाइन सॉल्यूशन है। रबर की सारी जानकारी होगी, किस टाइम पे बोना है, कौन सी खाद डालनी है, कब करनी है मार्केटिंग, किस टाइम पे मार्केट में बेचना है, कब जाना है, ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन होगी इस एप्लीकेशन पे। क्रिप्स का मतलब है कॉम्प्रिहेंसिव रबर इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लेटफॉर्म। किसने बनाई है ये बनाई है रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। और ये कहाँ पे, ये केरल में है, केरल में कोट्यम नाम की जगह है, वहाँ पे है कोट्यम नाम की जगह। तो रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने केरल की डिजिटल यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर क्रिप्स को बनाया है और रबर बोर्ड ने लॉन्च किया है। और रबर बोर्ड क्या है, कहाँ पे है, देखो टी बोर्ड के बारे में पूछा था 2022 में प्रीलिम में, हो सकता है रबर बोर्ड, कॉफ़ी बोर्ड के बारे में पूछ सके, और इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कई बार, कॉफ़ी बोर्ड के बारे में भी। कॉफ़ी बोर्ड कहाँ पे है, बेंगलुरु में है, और रबर बोर्ड कहाँ पे है, रबर बोर्ड है आपका केरल में, कोट्यम नाम की जगह पे, जहाँ पे जो रबर ये इंस्टीट्यूट है ना, रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वहीं पे है रबर बोर्ड, कोट्यम केरल में। 1947 में एक एक्ट पास किया गया था, रबर एक्ट ऑफ इंडिया, ये 1947 में, उसके द्वारा इसको रबर बोर्ड को स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया, सांविधिक संस्था कानून के द्वारा बनाया गया, पार्लियामेंट के द्वारा, तो सांविधिक संस्था यानी स्टैट्यूटरी बॉडी इंग्लिश में बोलेंगे। तो रबर बोर्ड क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। रबर एक्ट 1947 पास किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, स्टैट्यूटरी बॉडी होगी रबर बोर्ड, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, कोट्यम केरल में। इतना आपको याद रखना है, रबर इंडस्ट्रीज को डेवलपमेंट करने के लिए सारा काम रबर बोर्ड देखता है। नेक्स्ट टॉपिक है चिल्ड्रंस चैंपियन अवार्ड 2023, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है मेनली, और मेंस के लिए ये एसए में, एथिक्स में इसका एग्जाम्पल यूज किया जा सकता है। एक असम की एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संस्था, तपोवन नाम की, इसको ये अवार्ड दिया गया है चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023। कौन देता है इस अवार्ड को, जानेंगे इसको। दिल्ली का जो चाइल्ड प्रोटेक्शन बोर्ड है ना, वो देता है, दिल्ली का कमीशन है चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए, वो प्रोवाइड करता है इस अवार्ड को। तो जो चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड है, ये किस लिए दिया गया है इसको, असम की एनजीओ जो तपोवन, इसलिए दिया गया क्योंकि इसने बच्चों की हेल्थ और न्यूट्रिशन के लिए काफ़ी अच्छा काम किया वहाँ पे, उनकी क्वालिटी को डेवलप करने के लिए। बहुत से जो स्पेशल या ऑटिस्टिक चिल्ड्रन थे वहाँ पे, जो थोड़े हैंडीकैप थे या दिमाग की हालत जिनकी ख़राब थी, उन बच्चों के लिए अच्छा काम किया इस तपोवन नाम की एनजीओ ने। उनको थेरेपी, स्पीच थेरेपी,
फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, म्यूजिक, अदर स्किल्स प्रोवाइड किए हैं स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन को, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, जो थोड़े उनके हाथ पैर जो खराब होते हैं या दिमाग की हालत सही नहीं है, उनको प्रोवाइड किए हैं ये फैसिलिटी। इनसे वैल्यूज क्या सीखी जा सकती है? तपोवन से देखो इसने कंपैशन दिखाया है, एम्पैथी दिखाई है। एम्पैथी, तपोवन, एम्पैथी मतलब सहानुभूति, कंपैशन मतलब, कंपैशन और एम्पैथी में फ़र्क क्या है? देखो, एक होता है सिंपैथी, एक होता है एम्पैथी और एक कंपैशन। सिंपैथी का मतलब ये है जब आप किसी के दर्द को समझ सको, फील कर रहे हो, लेकिन उसके तरह नहीं, उसके तरह नहीं। जैसे मान लो कोई बंदा यूपीएससी की तैयारी करता है और वो फेल हो जाता है, आप भी किसी एग्ज़ाम में फेल हुए लेकिन यूपीएससी के एग्ज़ाम में नहीं, तो आप इसकी फीलिंग को इस तरह नहीं समझ सकते जिस तरह वो फील कर रहा है। तो ये हो गया सिंपैथी, हमदर्दी दिखा रहे हो बस आप। ये फिर आता है एम्पैथी, सहानुभूति, यानी कि आप भी यूपीएससी के एग्ज़ाम में फेल कभी हुए हो और वो बंदा भी हुआ है, तो फिर आप इसकी फीलिंग समझ सकते हो उसी हिसाब से जैसा उसको फील हो रहा होगा। तो ये हो गया एम्पैथी, यानी कि आप उसी की तरह समझ सकते हो उसकी फीलिंग को, उसके दर्द को। फिर हो गया कंपैशन। कंपैशन का मतलब ये है आप एम्पैथी तो दिखा रहे हो, उसके दर्द को उसके हिसाब से समझ रहे हो, उसकी सहायता भी करना चाहते हो, उसकी सहायता भी किसी तरह से, उसको मान लो नोट्स दे के या मान लो उसको बता के इस तरह से एग्ज़ाम होगा क्लियर, इस तरह से कुछ। तो ये हो गया कंपैशन। तो इस एग्जाम्पल से जो तपोवन ने हेल्प किया बच्चों की, इनसे कंपैशन, एम्पैथी सीख सकते हैं हम। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, अवेयरनेस, सपोर्ट, ये सब कुछ। जो ये अवार्ड है दिल्ली का, देखो ये दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड ये प्रोवाइड करता है इस अवार्ड को, और 1100 नॉमिनेशन रिसीव किए थे इस अवार्ड के लिए, और दिया गया इस तपोवन नाम की एनजीओ को, तपोवन। यही टॉपिक थे, कुछ ऐसे टॉपिक है जो लास्ट ईयर न्यूज़ में रहे थे और कुछ और जो रिसेंटली न्यूज़ में रहे थे उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक देखो इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर है, इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर, ये कहाँ पे है और क्या है ये? देखो जैसा इसके नाम में है बायोलॉजिकल, ये बायोलॉजिकल सेंटर क्या है? ये बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी की फील्ड में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगा। यानी कि देखो बायो यानी कि जीवन को, लाइफ को, ऑर्गेनिज्म को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करके टेक्नोलॉजी बनाएगा ताकि इनसे मेडिसिन बनाई जा सके और बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में आगे रिसर्च डेवलपमेंट किया जा सके। कहाँ पे बनाया गया ये देखो हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट है फरीदाबाद, वहाँ पे बनाया गया है ये सेंटर, इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर। तो आपको याद रखना है, एक है बायोटेक प्राइड, ये एक इनिशिएटिव है बायोटेक प्राइड। ये क्या है बायोटेक प्राइड और किसने स्टार्ट किया है? देखो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसने ये स्टार्ट किया इनिशिएटिव बायोटेक प्राइड। पिछले साल न्यूज में था ये क्या है? देखो ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इंडिया में बायोटेक्नोलॉजी में रिसर्च और इनोवेशन आ सके, और सारी इन्फॉर्मेशन जो भी जिस डिपार्टमेंट को चाहिए बायोटेक्नोलॉजी के लिए, किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट को चाहिए, तो वो इन्फॉर्मेशन भी शेयर की जाएगी बायोटेक प्राइड इनिशिएटिव के जरिए। तो ये याद रखना आपको। एक देखो अभी बजट पास हुआ, आप सबको पता है बजट मतलब अनाउंस किया, और बजट के बाद फाइनेंस बिल पास होता है, बजट के कई पार्ट होता है फाइनेंस बिल, उसमें को बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी होती हैं। लेकिन जब डिस्कस करनी होती है कोई भी बिल है, कोई भी पार्लियामेंट में बिल पेश गया है और उसकी जो भी उसमें लिखा गया है बिल में, तो पार्लियामेंट में उसका डिस्कशन होता है, लाइन बाइज डिस्कशन। लेकिन कई बार ऐसा होता है टाइम कम होता है पार्लियामेंट के पास, सेशन खत्म होने वाला होता है और कई सारी चीज़ें बच जाती है। मान लो आधी चीज़ें डिस्कस कर ली इस बिल की और आधी चीज़ें बच गई या कुछ चीज़ें बच गई, तो फिर क्या करते हैं उस बिल को डायरेक्टली वोटिंग के लिए डाल देते हैं बिना इन चीज़ों को डिस्कस करते हुए। इसी प्रोसेस को बोलते हैं गिलोटिन। क्या बोलते हैं? गिलोटिन, GUILLOTINE। आपने लक्ष्मीकांत में भी पढ़ा होगा ये टर्म। तो गिलोटिन का मतलब क्या है? जब कोई बिल पूरा डिस्कस नहीं किया, कुछ चीज़ बच गई है डिस्कस करने से और उसको वोटिंग पे डाल दिया गया पार्लियामेंट में, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे गिलोटिन। एक देखो अभी जापान के प्राइम मिनिस्टर आए थे इंडिया की विजिट पे, तो इंडिया और जापान के बीच में बहुत सारे एग्रीमेंट में हुए, उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव।
इंडो पैसिफिक, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है जापान और इंडिया, इंडिया देखो इंडियन ओशन के पास और जापान है आपका यहाँ, ये रहा जापान पैसिफिक ओशन के पास। तो इंडो पैसिफिक रीजन में फ्री और ओपन करने के लिए, यानी कि वहाँ पे सिक्योरिटी हो, और जो चाइना की अग्रेसिवनेस बढ़ रही है, चाइना की अग्रेसिवनेस, असर्टिवनेस, वहाँ पे दबदबा बढ़ रहा है चाइना का इंडो पैसिफिक रीजन में, उसको काउंटर किया जा सके, रोका जा सके, इसलिए जापान और इंडिया ने मिलकर फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव लॉन्च किया है। तो ये याद रखना है किसने लॉन्च किया है ये। एक देखो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ये न्यूज में थी, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, यानी कि जो प्रेस है, न्यूज वाले हैं, उनकी फ्रीडम कितनी है किस देश में, इसके लिए रिपोर्ट निकाली जाती है, इंडेक्स निकाली जाती है। कौन निकालता है इसको? एक ऑर्गेनाइजेशन है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये इसको निकालती है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को। इंडिया की रैंक क्या रही इसमें 2022 में? 2022 की बात कर रहे हैं, पिछले साल की, पिछले साल आई थी ये, पिछले साल के बाद अभी आई नहीं है इस साल की। तो पिछले साल इंडिया की 150 रैंक आई थी 180 कंट्री में, यानी कि इंडिया में जो प्रेस को फ्रीडम है बहुत ही कम है इसके हिसाब से। एक टॉपिक था ये विंडहॉक डिक्लेरेशन, विंडहॉक डिक्लेरेशन, WINDHOEK, विंडहॉक डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन का मतलब है घोषणा पत्र। ये किसने जारी किया था, किसने अडॉप्ट किया था? यूनेस्को ने। याद रखना है यूनेस्को ने। क्या काम है इसका, क्या करेंगे इस डिक्लेरेशन में? इसमें देखो जो प्रेस है ना, यानी कि जो न्यूज एजेंसी जो होती हैं प्रेस, उनके फ्री, इंडिपेंडेंट और प्लूरलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए काम किया जाएगा, यानी कि उनकी आज़ादी को सुनिश्चित किया जा सके, फ्रीली काम कर सके, इंडिपेंडेंस हो उन्हें प्रेस को, उसके लिए काम किया जाता है इस विंडहॉक डिक्लेरेशन में। तो आपको याद रखना है विंडहॉक डिक्लेरेशन किसने अडॉप्ट की है और किस लिए की है, काम क्या, मकसद क्या, ये याद रखना है। एक नेशनल पार्क है संजय गांधी नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है, ये लोकेशन आपको याद रखनी है, संजय गांधी नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क देखो आपका महाराष्ट्र में है, और ये इसलिए भी फेमस है, यहाँ पे कन्हेरी केव्स हैं, कन्हेरी केव्स, कन्हेरी केव्स, केव्स का मतलब होता है गुफा, गुफा बनी हुई है, और ये मोनोलिथिक है। मोनोलिथिक का मतलब होता है एक ही चट्टान को, एक ही पहाड़ को काट के बनाई गई है, एक ही पत्थर को काट के बनाई गई है। तो ये मोनोलिथिक हैं, ये चट्टानें हैं जो, और किसके लिए फेमस है? बुद्धिस्ट के लिए। यहाँ पे बुद्धिस्ट से रिलेटेड, बुद्धिज्म धर्म से रिलेटेड तस्वीरें बनी हुई हैं, पेंटिंग बनी हुई है इसके अंदर, पत्थरों को काट के कन्हेरी केव्स के अंदर। तो ये याद रखना है आपको। एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और न्यूज में थी, ये विभूति भूषण, विभूति भूषण, ये विभूति भूषण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? ये देखो वेस्ट बंगाल है, जो वेस्ट बंगाल की नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट का नाम है नॉर्थ 24 परगना, यहाँ पे है लोकेटेड। और यहाँ से देखो एक रिवर बहती हुई है, इच्छामती, इच्छामती रिवर बहती है, इस रिवर के किनारे पे बसा हुआ है ये विभूति भूषण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और बांग्लादेश के बॉर्डर पे है बिल्कुल, लेकिन है इंडिया में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये टॉपिक थे, कुछ न्यूज में थे, यही था बस इसमें।